जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का। जी हाँ, विषय का नाम है पॉलिटिकल साइंस और बुक का नाम है संघर्ष और शांति निर्माण। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। इससे पहले हमारी 5 वीडियो और आ चुकी है। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, और अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है। चैप्टर का नाम है कूटनीति ट्रैक। जी हाँ, कूटनीति ट्रैक। तो इस चैप्टर में से कुछ मुख्य क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से देखे गए हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, कूटनीति की अवधारणा समझाइए और इसकी आलोचना। आलोचना का अर्थ होता है उसकी बुराइयां, उसकी खामियां, उसकी कमियां क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से यह बनता है कि कूटनीति क्या है, इसके विभिन्न प्रकार। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि कूटनीति ट्रैक 1 कूटनीति क्या है, ट्रैक 2 से यह किस प्रकार भिन्न है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ट्रैक 2 की क्या महत्व है या क्या प्रासंगिकता है। फिफ्थ क्वेश्चन बनता है कि मल्टी ट्रैक कूटनीति क्या है। डायमंड और मैकडॉनल्ड द्वारा मल्टी ट्रैक कूटनीति की विवेचना करें। तो आपके ये 5 क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखने को मिला है कि कूटनीति क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि भैया वो व्यक्ति तो काफ़ी कूटनीतिज्ञ है, या फिर आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। कूटनीति होती क्या है? कूटनीति बेसिकली, जिसको इंग्लिश में आप लोग एक शब्द के नाम से जानते हो जिसका नाम है डिप्लोमेसी, उसी को कहा जाता है। अब ये इसका अर्थ क्या है? बेसिकली कूटनीति विदेशी नीति का एक अंग है। अब आप बोलोगे विदेशी नीति क्या है? हर एक देश की एक विदेशी नीति होती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो विदेशी नीति वो होती है जो एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ जो राजनीतिक संबंध अपनाए जाते हैं, जिस नीति के द्वारा, उसी को विदेशी नीति कहा जाता है। हम कह सकते हैं एक देश के राजनीतिक संबंध विश्व के अनेक देशों के साथ जिस नीति के द्वारा बनाया जाता है उसी को विदेशी नीति कहा जाता है। तो यह कूटनीति विदेशी नीति का एक अंग होता है। अगर हम भारत की विदेशी नीति की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा भारत की विदेशी नीति में शांतिपूर्ण अस्तित्व है, निशस्त्रीकरण है, पंचशील के सिद्धांत है, जियो तथा जीने दो की नीति है ना। तो ये भारत की विदेशी नीति का कुछ अंग है। तो हम कह सकते हैं कि कूटनीति विदेशी नीति का ही एक पार्ट होता है, एक अंग होता है, जिसके द्वारा विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं, विश्व के अनेक देशों के साथ शांति बनाई रखने की कोशिश की जाती है तथा विरोधी स्थितियों से बचाव किया जाता है। वो सभी की सभी इसी कूटनीति के द्वारा किया जाता है। तो कुछ राजनीतिक चिंतनों के अनुसार कूटनीति एक प्रकार की होती है, कुछ के अनुसार 2 है और कुछ के अनुसार मल्टी ट्रैक की होती है। तो आइए इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। कूटनीति के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि कूटनीति के द्वारा हम बेसिकली कह सकते हैं कि विदेशी नीति के द्वारा या फिर कूटनीति के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। भैया आज भारत के अमेरिका से संबंध है, यूके से संबंध है, यूक्रेन से संबंध है, चीन से संबंध है, पाकिस्तान से संबंध है, रशिया से संबंध है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई संबंध स्थापित किया जाता है इसी कूटनीति के माध्यम से। इसी के साथ साथ विश्व में शांति बनाने की कोशिश रखी जाती है। अगर सिंपल सी बात है भाई, भारत के अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई फ्रेंड ही नहीं होगा तो पाकिस्तान या चीन भारत पे आक्रमण कर सकते हैं। भाई अगर पाकिस्तान के भी कोई ना कोई तो फ्रेंड है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक फ्रेंड है तुर्क, एक फ्रेंड है चीन। ये हो सकता है ये भारत पे आक्रमण कर दें। अगर भारत का कोई विदेशी संबंध नहीं होगा अच्छा, जैसे भारत का जापान है, अमेरिका है, और सबसे अच्छा यूएसएसआर, हाँ जी रूस, तो कूटनीति का काफ़ी महत्व बन जाता है। विरोधी स्थितियों से बचाओ, ये पॉइंट मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर किसी दूसरे मुल्क से फाइट हो जाती है या फिर किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है तो हमारे पास भी कुछ बैकअप होना चाहिए, कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि समाधान के लिए
परामर्श के लिए, समझौते के लिए, समाधान, परामर्श, समझौते की नीति बनाए रखने के लिए विदेशी नीति के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। ये कूटनीति क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये तो सारे हमारे खुद के शब्द हैं। कुछ हमें ऑथेंटिक एक शब्द भी तो चाहिए कि भाई उस महोदय के अनुसार कूटनीति ये है। अगर हम बात करते हैं एक राजनीतिक चिंतन की, अर्नेस्ट मैसन के अनुसार कूटनीति क्या है? उनके अनुसार राज्यों के बीच संबंधों के शांतिपूर्ण संचालन को कूटनीति कहा जाता है। आप चाहो तो ये एक आपको लिख के आनी है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। इसके साथ ही साथ है कूटनीति, अगर हम अपने शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है, विदेशों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसी वो कूटनीति के द्वारा होता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक देश के विश्व के अनेक देशों के साथ समय समय पर किस प्रकार, जी हाँ, एक देश के विश्व के अनेक देशों के साथ समय समय पर किस प्रकार से राजनीतिक संबंध स्थापित किया जाए, उसी को ही कूटनीति कहा जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा और सरल समझाने के लिए किया हुआ है कि एक देश विश्व के अनेक देशों के साथ समय समय पर किस प्रकार से पेश आए, किस प्रकार से वो संबंध स्थापित करें, उसी को ही कूटनीति के नाम से जाना जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के संबंध 1991 के बाद 1991 से पहले अच्छे नहीं थे, है ना, क्योंकि उस टाइम पे भारत की जो मांग थी, जो राष्ट्रीय हित था, वो यूएसएसआर के साथ था। परंतु अब समय के साथ साथ भारत की ये मांग है और भारत का राष्ट्रीय हित है कि अमेरिका से साथ संबंध अच्छे स्थापित किए जाएँ। तो भारत आज के समय में भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई 1961 से पहले भारत और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगता था। परंतु जैसे 1961-1962 की फाइट होती है, उसके बाद भारत और चीन के साथ जो संबंध है उसमें काफ़ी मनमुटाव देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ विश्व के अनेक देशों के साथ किस प्रकार से राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाए, उसी को ही कूटनीति कहा जाता है। आज हमारे चीन के साथ थोड़े संबंध मनमुटाव वाले हैं, पहले अच्छे थे, है ना। तो ये समय की मांग होती है कि ये राष्ट्रीय हित की मांग होती है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया है। बस बहुत सिंपल चैप्टर है, काफ़ी आसान। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भाई कुछ राजनीतिक चिंतनों का मानना है कि इसकी शुरुआत मध्य युग में हुई। ऐतिहासिक रूप से अगर हम कूटनीति की बात करें तो मध्य युग में हुई। कूटनीति का प्रयोग सबसे पहले मध्य युग में किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, एशिया के द्वारा और अफ्रीका कंट्रीज़ के द्वारा। भाई हम क्यों यह मान ले कि सब चीज़ यूरोप से शुरू हुई है? भाई हमारे इंडिया से भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर हम भारतीय हैं और हम यह भी तो बात कर सकते हैं कि कूटनीति भारत में कई समय पहले भी शुरू की जा चुकी थी। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में महाकाव्यों में भी हमें कूटनीति देखने को मिली है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी के द्वारा, आपको पता होगा महाभारत में जो एक साइड पे कौरव थे, एक साइड पे थे पांडव। तो पांडवों ने अपने राजदूत के रूप में श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था। जब श्री कृष्ण ने कौरवों से मतलब दुर्योधन से यह विनती की थी कि या तो आप फाइट कर लो या तो आप शांति का निर्माण करो। अगर आप शांति निर्माण नहीं करना चाहते, पांडवों को पांडव का राज्य नहीं देना चाहते, तो केवल और केवल 5 राज्य आप दे सकते हो, सिर्फ 5। उनमें एक खांडव प्रस्थ भी था, जिसको आगे चल के हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। परंतु जो दुर्योधन था उसने देने से इनकार कर दिया और श्री कृष्ण के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोशिश करी। तो हम कह सकते हैं कि कूटनीति के जो भारत में और विश्व में सबसे पुराने जो महापंडित थे वो श्री कृष्ण थे। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है जो महाकाव्यों से हमने लिया हुआ है। रामायण में भी श्री हनुमान जी के द्वारा कूटनीति देखने को मिली है। जैसे कि जब हनुमान जी लंका पे जाते हैं और रावण के दरबार में उनसे संवाद करते हैं, तो वो श्री रामचंद्र जी का ही राजदूत बन के जाते हैं। इन दोनों कथनों को भारत के फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ, विदेश मंत्रालय
के जो मुख्य सचिव है श्री जयशंकर जी से जब पूछा गया कि आपकी नज़रों में विश्व में सबसे अच्छा कूटनीतिज्ञ कौन है या सबसे अच्छा डिप्लोमेट कौन है, या उनको जब बताया गया कि आज आप विश्व में टॉप फाइव में आते हो फॉरेन मिनिस्टर में, तब उनका जवाब आया कि मेरे नज़रों में अभी तक विश्व में 2 ही सबसे महान ऐसे पंडित हुए हैं जो कूटनीति में सबसे विद्वान हैं, एक श्री कृष्ण जी, दूसरा हनुमान जी। परंतु आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में जयशंकर साहब से अच्छा कोई भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कोई भी कूटनीतिज्ञ नहीं है, कोई भी महापंडित कूटनीति का नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीन में भी राजदूत के पद पे कार्य करा, अमेरिका पे भी कार्य करा और रूस पे भी। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई कूटनीति, कुछ बोलते हैं कूटनीति ट्रैक 1 क्या है। आपको 3 देखने को मिलेगी, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक। अगर हम कूटनीति ट्रैक 1 की बात करते हैं तो कूटनीति ट्रैक 1 में क्या होता है, ये केंद्रीय संगठनों के द्वारा तैयार की जाती है। अब आप बोलोगे केंद्रीय संगठन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे भाई भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के द्वारा ही विदेशी मंत्रालय संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और यही विदेश मंत्रालय को हम इंग्लिश में फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कूटनीति ट्रैक 1 केंद्रीय संगठनों के द्वारा चलाया जाता है जो कि विदेश मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें राजनयिकों की नियुक्ति की जाती है। अब बोलोगे राजनयिक कौन होते हैं? राजनयिकों होते हैं हमारे एम्बेसडर, राजदूत, जो कि विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो फॉरेन मिनिस्टर होता है, जो आज के समय में श्री जयशंकर साहब जी हैं। तो मैंने अभी आपको बताया श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी आज फॉरेन मिनिस्टर है भारत के। तो यही अपने विदेश मंत्रालय को संचालित करते हैं और इन्हीं के द्वारा ही जो राजदूत होते हैं वो विभिन्न देशों में भेजे जाते हैं। आप सिंपल सा मुझे ये बताओ, आपके पास 3 या 4 शादी के कार्ड आए हुए होते हैं और उसमें से एक आपके घनिष्ठ मित्र का है, एक आपके काफ़ी अच्छे मित्र का है, तो आप किस शादी में जाना पसंद करोगे? भाई सिंपल सी बात है, आप अपने फ्रेंड की शादी में जाना पसंद करोगे। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ समय समय पे खड़ा रहा है। उसी प्रकार से जैसे हम एक बेसिक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यह देखने को मिलता है कि जिस कंट्री के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं उस कंट्री में हम अपने ऐसे व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त करते हैं जो कि बहुत अच्छा हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ हो। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर भारत के जो राजदूत हैं वो जो कि रशिया है, उनके पास जो भारत के राजदूत है वो काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले हैं। इसीलिए जो यूएनओ में होता है या जो अमेरिका में है वो राजदूत पाकिस्तान में जो राजदूत हैं उसके मुकाबले में काफ़ी एजुकेटेड भी हो सकते हैं। एजुकेटेड तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब काफ़ी नॉलेज वाले हो सकते हैं और उनके कंपेयर में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जब एम्बेसडरों की नियुक्ति की जाती है तो यह बात ध्यान में रखी जाती है कि किस मुल्क के साथ हमारे कैसे संबंध है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति आराम से सॉल्व करने की कोशिश करता है किसी समस्या को, कोई व्यक्ति एग्रेसिवपन में सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इन्हीं कूटनीति ट्रैक 1 में के माध्यम से विदेशी नीति के द्वारा हम फॉरेन जो एम्बेसडर होता है उनको भी विदेशों में रखते हैं। इसी प्रकार से वो विदेश के लोग भी हमारे इंडिया में एम्बेसडर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी भाई सिंपल सी बात है, अभी इंग्लैंड में एक घटना घटी थी। इंग्लैंड में भारतीय राजदूत के ऊपर जो इंडियन फ्लैग था उसको कुछ खालिस्तानियों ने उसको हटाने की कोशिश करी। तो भारत ने इंग्लैंड पे फ़ोन नहीं करा। भारत ने यहाँ पे क्या करा, जो नई दिल्ली में इंग्लैंड के राजदूत यहाँ पे थे उनको
फॉरेन मिनिस्टर ने बुलाया, जी आप यहाँ पे आइए, आपके मुल्क में हमारे राजदूतों के ऊपर और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ ऐसा हुआ है, आप इस पर क्या बोलोगे और आपके मुल्क में ये क्यों हो गया, आप मुझे इस पर रिटर्न में या फिर आप मुझे इस पे रिपोर्ट बना के दो, आपकी फ़ोर्स के वहाँ पे रहते ऐसा क्यों हो गया। तो जब उन्होंने भारत में उनके राजदूत को बुलाया और उनसे बात करी और उनको काफ़ी सुनाया, काफ़ी खड़ी कोठी सुनाई, तो अब जो इंग्लैंड का राजदूत था उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने इंग्लैंड पे फ़ोन करा, इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर से संपर्क करा, जी ऐसे ऐसे जो वहाँ पे घटना घटी है इंडिया में उसकी काफ़ी निंदा की गई है, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या स्टेटमेंट देनी है, सॉरी बोलना है, क्या करना है क्या नहीं। तो वो अब राजदूत जो इंग्लैंड का इंडिया में है वो इंग्लैंड से पूछेगा, अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात करेगा और भारतीय सरकार को, भारत के फॉरेन मिनिस्टर को वो एक क्षमा याचना या कुछ भी चीज़ प्रदान करेगा, जी आगे से ऐसा नहीं होगा, फलाना है, ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी राष्ट्र में कुछ भी होता है तो हम सीधा उस राष्ट्र पे बात नहीं करते, हम उस राष्ट्र के जो राजदूत उस कंट्री में हैं उनसे हम कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब वहाँ से हमें उचित आंसर नहीं मिल पाया तो भारतीय सरकार ने क्या करा, भाई आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत की सरकार ने इंग्लैंड का जो राजदूत, हाँ जो यूके का राजदूत भारत में था नई दिल्ली में, वहाँ से अपनी पुलिस फोर्स हटा दी। आज आप जब जाते हो चाणक्यपुरी की साइड पे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एम्बेसी देखने को मिलती है, उन एम्बेसी के आसपास पुलिस खड़ी होती है ताकि भाई उस एम्बेसी को भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है। तो जब ऐसा देखा गया कि इंग्लैंड में भारत के राजदूत पे ऊपर भारतीय राजदूत भवन के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो भारत ने भी यहाँ पे इंग्लैंड का जो एम्बेसी थी उसके वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली और इस बात की मिर्ची इंग्लैंड को लगी। तो उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करी कि भाई जो भी खालिस्तानी थे उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी और भारत सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपी। तो आप देख सकते हो कि एम्बेसडरों के थ्रू किस प्रकार से शांति बनाने की कोशिश की जाती है, किस प्रकार से जो संघर्ष है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है। तो हम कह सकते हैं इन एम्बेसडर का कार्य क्या है, भाई कार्य तो वही है जो पहले आपको बताया था, आपको यहाँ पे ये वाले सारे कार्य ही हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है, शांति बनाए रखने की कोशिश की जाती है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, समाधान करने की कोशिश की जाती है, परामर्श देने की कोशिश की जाती है, समझौता करने की कोशिश की जाती है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के साथ साथ संघर्ष को हल करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन यार कमेंट कर दे करो, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। यार तबीयत ख़राब होते हुए भी आपके लिए एक वीडियो आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर आप कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ट्रैक 1 की मतलब कूटनीति क्या है। हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो ट्रैक 1 की कूटनीति है वो एक ऑफिशियली कूटनीति होती है, वो एक विदेश मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, चलाई जाती है। इसके साथ साथ ये एक मनोवैज्ञानिक नीति का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। अब भाई मनोवैज्ञानिक ये किस प्रकार से होगी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई जैसे इंग्लैंड में भारतीय राजदूत के ऊपर जो हमला किया गया कुछ खालिस्तानी लोगों के द्वारा, तो भारत ने इसके बाद इंडिया में जो इंग्लैंड की एम्बेसी थी वहाँ से अपनी सिक्योरिटी हटा ली। तो यह देखने को मिला कि जब इंडिया में ही उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही तो इसका असर इंग्लैंड की गवर्नमेंट में पड़ा कि भाई भारत के लोग भी यहाँ पे आके भाई मीन्स इंडिया में जो उनका वो मंत्रालय है, जो एम्बेसी है, उस पर भी आक्रमण कर सकते हैं। इससे पहले हम क्यों ना उन खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ कंप्लेंट करें और भारतीय सरकार को जल्द से जल्द इसकी कोई ना कोई रिपोर्ट पेश करें। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर भारत के फॉरेन मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में अगर जाते हैं, जैसे श्री जयशंकर साहब अगर यूके जाते हैं या फिर यूक्रेन पे जाते हैं या फिर यूएसएसआर पे मतलब रशिया पे जाते हैं, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव देखने को मिलता है। जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका या फिर रूस पे जाते हैं तो पाकिस्तान तिलमिला जाता है कि भारत के जो
फॉरेन मिनिस्टर साहब है पंडित जयशंकर जी, वो उन्होंने अमेरिका का दौरा करा। ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसी वहाँ पे ऐसी डील को फिक्स करा होगा जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगी, है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ है कूटनीति संवाद, मतलब कूटनीति बातचीत। अगर जो व्यक्ति जिस तरीके से हमें जवाब देता है, अब जैसे अभी सिंपल सी बात है, अभी जो शंघाई कॉरपोरेशन की जो मीटिंग नई दिल्ली और गोवा में हुई थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो, जिसको बिल्लो रानी के नाम से जाना जाता है, उसको भी बुलाया। हालांकि भारत बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनको बुलाया गया, बिलावल भुट्टो को जब उनको वेलकम किया गया, तो आपने टीवी पे भी देखा होगा कि पंडित जयशंकर जी ने उनको इग्नोर किया, उनको सिर्फ ऐसे खड़ा करा, ना उनसे हाथ मिलाया, ना उनसे नजरें मिलाई। क्योंकि ये हमारा एक नियम था भाई, अगर शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग है तो हमें उनको बुलाना है, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि बुलाना है तो उनको अटेंड भी करना है। हमने उनको अटेंड उस तरीके से नहीं करा जिस तरीके से और फॉरेन मिनिस्टर को हमने अटेंड करा। तो इससे मनोवैज्ञानिक नीति का पता चलता है कि हम आपके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून है हम उसको लेके भी चल रहे हैं। साथ ही साथ तीसरे पक्षों की भूमिका अब बताता हूँ इसमें क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर इंग्लैंड में जो भारतीय लोग अभी रह रहे हैं, भाई भारत के लोग इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, यूक्रेन में भी है, यूएसए में भी है, हर जगह। अगर भारत के लोग जो विश्व में अनेक देशों में रह रहे हैं, जैसे बेसिकली एक एग्जांपल, यूक्रेन और रशिया की फाइट हुई, तो यूक्रेन से 20,000 भारतीयों को बाहर निकाला गया ऑन द स्पॉट, मतलब इनिशियली स्टेज पे निकाला गया। वो क्यों? क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया की फ़ाइट हो रही, दोनों की फ़ाइट हो रही, लेकिन तीसरे पक्ष की भूमिका, भारत के लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो भारतीय सरकार ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर पे फ़ोन करा और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पे फ़ोन करा कि भाई चंद घंटों के लिए आप युद्ध को रोक दे, ताकि हम अपने लोगों को सही सलामत लेके आ सकें। तो दोनों भाई, अगर भारत के कूटनीति इतनी सक्सेसफुल थी तभी तो वो उन दोनों मुल्कों ने युद्ध को रोका। अन्यथा अगर आपके एनिमियों की फ़ाइट हो रही है या फिर आपके वहाँ किसी की फ़ाइट हो रही है, आप उनको 5 मिनट तो फ़ाइट रोक के दिखा दो, मान जाऊँगा। लेकिन भारत के राजनेताओं की इतनी ज़्यादा पावर थी कि उन्होंने दोनों मुल्कों के युद्ध को रोक दिया कुछ घंटों के लिए, ताकि अपने लोगों को सही सलामत वहाँ से निकाल सकें। अपने लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी थे जो कि भारतीय झंडे को उठा के जय हिंद का नारा, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उनको भी निकाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा पक्ष कौन है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार से शांति को बनाने की कोशिश करी, संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करी। और अक्सर देखा गया है जब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर और भारतीय सरकार से अपील करी है कि भाई अगर ये युद्ध भारत के प्रधानमंत्री या भारत के फॉरेन मिनिस्टर इसमें इंटरफेयर करे तो शायद यह युद्ध रुक सकता है ना। तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तीसरे पक्ष की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। ये जो तीसरा पक्ष होता है, ये अपनी कूटनीति चालों से संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करता है, शांति को बनाए रखने की कोशिश करता है। और साथ के साथ जैसे विदेशों में रह रहे भारतीय राजदूतों की मदद से वो बाहर आ जाते हैं। भाई यूक्रेन में भी तो भारत के राजदूत थे, जो रशिया था वहाँ पे भी तो थे। तो जो रशिया और यूक्रेन में भारत के राजदूतों ने अपील करी कि जो यूक्रेन में इस समय भारतीय लोग फंसे हुए हैं, वो इतने बजे से पहले या 2-3 के अंदर यूक्रेन में जो भारत की एम्बेसी है वहाँ पे संपर्क करे या वहाँ पे आए, ताकि हम उन लोगों को सही सलामत इंडिया पे वापस लेके आ सके। तो ये तीसरे पक्ष की भूमिका भी अहम हो जाती है। इसके साथ साथ पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करना। भाई जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, अगर उनको वहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो उस मुल्क में भारत की एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं और भारत की एम्बेसी के द्वारा उस मुल्क में वो बात इंडिया तक लाई जाती है और इंडिया में उसका सोल्यूशन अपनी विदेशी नीति के द्वारा किया जाता है। तो जो पीड़ित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी आवाज़ों को बुलंद किया जाता है। इसी के साथ साथ
कूटनीति सामग्री वित्तीय संसाधनों के द्वारा भी शांति का निर्माण किया जाता है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो तुर्क है, जिसको अभी टर्किश के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ पे आई, तो भारत ने बिना देरी करे अपनी पूंजी के साथ साथ अपनी कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन पूंजी भी वहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल भी वहाँ पे पहुँचाया, अपनी मिलिट्री को पहुँचाया, अपनी राहत सामग्री को पहुँचाया। मतलब और मुल्क कोई नहीं आया, इतनी जल्दी भारत ने वहाँ पे पहुँचा दी। वो क्यों? क्योंकि भारत इसको करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी कूटनीति को खेलना चाहता था, ताकि जो हमारे विरोधी हैं उनको भी अगर हम हेल्प कर दें उनकी समस्या में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहाँ के लोग तो भारत से प्यार करते हैं, तुर्क के लोग तो भारत से प्यार करते हैं, लेकिन तुर्क की जो गवर्नमेंट है वो एक नंबर की, बस अब क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग समझ गए। जैसे भारत ने यूक्रेन के लिए मदद करी, और भारत ने श्रीलंका पे, एक और एग्जांपल है श्रीलंका। अभी आपने देखा कि 1-1.5 साल पहले श्रीलंका पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था। वहाँ पे ना खाने को कुछ था, ना तो ऑयल था, ना कुछ था। तो भारत ने वहाँ पे अपने सैनिकों के माध्यम से, अपनी कूटनीतिक नीतियों के माध्यम से वहाँ पे खाने को प्रोवाइड करवाया, वहाँ पे शांति बनाए रखने की कोशिश करी, और भारत ने इकोनॉमिकल हेल्प भी करी। भारत ने बहुत सारा पैसा दिया श्रीलंका की गवर्नमेंट को, ताकि श्रीलंका चीन के ऊपर डिपेंड ना हो पाए, ताकि श्रीलंका चीन से ज़्यादा कर्ज ना ले पाए। अगर वो चीन से ज़्यादा कर्ज ले लेता है तो चीन श्रीलंका की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है? तो भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पैसों के थ्रू और सामग्री के थ्रू श्रीलंका की मदद करी, लेकिन भारत ने ये अपने हित में, मतलब भारत ने ये किसी ब्याज पे या इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दिया, और चीन ने हमेशा उनको इंटरेस्ट पे पैसा ही दिया। तो आप देख सकते हैं कि भारत की कूटनीति के द्वारा भारत ने किस प्रकार से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं ट्रैक 1 की कूटनीति की आलोचना। कुछ कमजोरियां भी तो होती है भाई, आपने तो ये बोल दिया कि कूटनीति अच्छी है जो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है, इसकी कुछ कमजोरियां भी होती है। जैसे संघर्ष समाधान ना कर पाना। कभी कभी ये देखा गया है कि कूटनीति के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा कभी कभी पूर्ण रूप से संघर्ष को समाधान नहीं कर पाया गया। साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन का प्रभाव कूटनीति पे अक्सर देखने को मिला है कि जब भाई आज के टाइम में भारत में बीजेपी की सरकार है, सपोज करो कुछ साल बाद किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है, तो जो आज भारत और अमेरिका के रिलेशन है, जो आज भारत और रूस की रिलेशन है, हो सकता है वो जो दूसरी पार्टी है उस टाइम पे उनके साथ वो इतने अच्छे रिलेशन ना रख पाए, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट में जो बीजेपी की जो नीति है वो राष्ट्रीय हित की नीति है। मैं यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जो अपने विचार है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय हित के लिए हो सकता है अभी हमारे राष्ट्रीय हित अमेरिका और रूस के साथ है, परंतु हो सकता है आने वाले समय में भाई जो तुर्की है या किसी अन्य मुल्क के साथ भी हो जाए। अफ्रीका के साथ अभी भारत अपने रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना के दबदबे को वो कम करना चाह रहा है। इसी के साथ साथ अधिकारी अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। भाई अभी जिस प्रकार से इंग्लैंड में जो भारतीय एम्बेसी है उसके ऊपर जो अटैक किया गया था खालिस्तानियों के द्वारा, जब भारत में इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करी, भारत में इंग्लैंड के जो राजदूत थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने अपने मुल्क की बुराई नहीं करी। उन्होंने यह भारतीय गवर्नमेंट को बोला जी हम इसके ऊपर अभी एक्शन ले रहे हैं, हम इसके ऊपर अभी कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको इसका रिजल्ट बताते हैं, है ना। तो अगर कोई भी देश का व्यक्ति किसी राजदूत के रूप में उस देश में है तो वह राजदूत अपने मुल्क की बुराई कभी नहीं कर सकता। अगर उनके मुल्क ने बुरा भी किया है तब भी वो अपने मुल्क की बुराई नहीं कर पाता, तो इसकी आलोचना है। इसके साथ साथ है चुनावी चक्रों से प्रभावित। भाई चुनाव, अगर भारत में चुनाव जब अगर होते हैं, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा किसी देशों की विजिट की जाती है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, जैसे सिंपल सी बात है, अभी अगर मान लो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अभी चुनाव आने वाले, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में से कोई एक व्यक्ति अगर
चीन का दौरा कर लेता है, या फॉरेन मिनिस्टर अभी चीन का दौरा करता है, और चीन के भारत में ये मानना जा रहा है कि चीन के, और उसी के कुछ दिनों बाद चीन और भारतीय सेना के बीच में फाइट हो जाती है। तो यहाँ पे उस फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भी उंगली उठेगी कि भाई आप वहाँ पे होके आए थे, आपने क्या क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। तो चुनावी चक्र भी इससे प्रभावित हो जाते हैं कि आने वाले चुनावों में अब उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिनके रहते हुए ये संघर्ष हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर यह है कि एक एक पॉइंट आपको अब काफ़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रैक 2 कूटनीति की। ट्रैक 2 कूटनीति क्या है भाई? ट्रैक 2 कूटनीति दो मोदियों ने बनाई है। एक का नाम है जॉन बार्टन, दूसरे का नाम है हर्बर्ट कैलमैन। तो जॉन बार्टन और हर्बर्ट कैलमैन ने यह बोला है कि ट्रैक 2 भी एक कूटनीति है। जो ट्रैक 1 थी वो सिर्फ राजनीतिज्ञों, जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जो कि सरकारी ऑफिसर थे, उनके थ्रू होती है। लेकिन जो ट्रैक 2 होती है ये बिजनेसमैनों के थ्रू होती है, ये बड़े बड़े आदमियों के थ्रू होती है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। इसको एक हम बहुआयामी प्रतिक्रिया या फिर बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। जो इसका भी जो उद्देश्य वो भी सेम ही है, क्योंकि यह राष्ट्रों के बीच अनौपचारिक वार्ता को शामिल करती है। ये ऑफिशियली, ये वाली ऑफिशियली है भाई। अगर भारत के फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो वो ऑफिशियली जाते हैं, कानूनी रूप से वहाँ पे जाते हैं। परंतु अगर मुकेश अंबानी या फिर श्री रतन जी टाटा अमेरिका पे जाते हैं या फिर कहीं और पे जाते हैं तो वो अनऑफिशियली होता है। इसमें क्या होता है कि संघर्ष समाप्त करने की कोशिश की जाती है। यह एक स्थायी समाधान है। स्थायी समाधान क्यों है भाई? अगर भारत किसी मुल्क को स्टडी से संबंधित या कोई संसाधन प्रोवाइड करवा रहा है तो उस देश के लोगों को भी यह पता है कि भारत की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, तो वो देश के लोग भी अपने गवर्नमेंट को प्रेशर करेगी कि आप भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करो। इसके साथ साथ अधिक लचीली नीति होती है, मतलब इस नीति को समय के साथ साथ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो वो ऑफिशियली नीति है मतलब ट्रैक 1 वो काफ़ी कठोर होती है, उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ है यहाँ पे जो कार्य करते हैं वो गैर सरकारी संगठन और अनौपचारिक समूह के द्वारा इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, एनजीओ हो गए या फिर व्यापार समूह हो गए। ये प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, विश्व में शांति स्थापना करने की कोशिश करते हैं और अपने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई ये किस प्रकार से करते हैं। आपने टाटा ग्रुप्स का नाम तो सुना होगा, टाटा ग्रुप। जी हाँ, मैं वही टाटा ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जिनका ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 से ज़्यादा उनकी कंपनी है, 40 से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, 40 से ज़्यादा। जिनके चेयरमैन, जिनके अध्यक्ष श्री रतन जी टाटा हैं। इनके बारे में जितनी बात की जाए वो उतना कम है। ये उन महान इंसानों में से हैं जो कि सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। श्री रतन जी टाटा ये एक भारतीय हैं और भारत की जीडीपी में और भारत के मान सम्मान में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इसी के साथ साथ इनका पूरे विश्व में 40 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज पूरे विश्व के लोग इनके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। जैसे अगर हम कार्स की बात करें तो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जैगुआर ले आई। जैगुआर एक गाड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी महंगी गाड़ी है। यूके, यूरोप, एशिया में और एशिया के बाहर इनकी काफ़ी डिमांड होती है। उसके ओनर श्री रतन जी टाटा हैं। लैंड रोवर, इनके ओनर भी श्री रतन जी टाटा हैं। तो अगर यह चाहे तो अमेरिका में, जो इंग्लैंड में, जो यूके में जो इनके गाड़ियों के प्लांट है, अगर ये चाहे तो वहाँ पे प्लांट बंद करके कहीं और खोल सकते हैं। अगर वहाँ प्लांट बंद होते हैं तो वहाँ पे जो हज़ारों लाखों लोगों को, जो अमेरिका के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो छीन जाएगा। और जब अमेरिका के 1 लाख लोग उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट को वो बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी नीतियों के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा TCS, जिसके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो भी इन्हीं की ही कंपनी है। और अगर आप विदेश में जाते हो या कभी गए हो या आपकी फैमिली कभी रहती है वहाँ पे या अभी भी रह रहे हैं, तो विदेशों में जो इंडियन होटल्स हैं
वो काफ़ी फेमस हैं, जो कि श्री रतन जी टाटा के हैं। इसी के साथ साथ टाटा ग्लोबल बेवरेज एक्सेट्रा, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने माने प्रोडक्ट हैं और जो रोज़ के डेली यूज़ में इनका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप कभी कॉफ़ी पीने गए होगी, तो आपने एक कॉफ़ी का नाम, एक ऐसे रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा जो कि कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं किसका बात कर रहा हूँ, और वो कॉफ़ी भी, वो रेस्टोरेंट भी रतन जी टाटा का है, एक्सेट्रा। तो मतलब मतलब अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये 40 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट को दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सेकंड कूटनीति है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप आते हो चैनल पे लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ आपसे विनती है आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं और आपके लिए खुशखबरी है। आप अगर इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप अगर हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो तो नोट्स के साथ साथ आपको इन वीडियो को देखने का स्ट्रीमिंग भी दे दिया जाएगा, जो कि केवल और केवल मेंबर्स के लिए होने वाला है। और आप अगर एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी क्वायरीज बता सकते हो कि जी मुझे इस सब्जेक्ट में यहाँ पे इस टॉपिक में समस्या आ रही है, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वो है वीडियो लेके आ सकें। और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप चाहो तो आप हमारे इस पे भी जुड़ सकते हो। अब हम आगे की बात करते हैं। भाई भारत में एक ही ऐसे व्यक्ति थोड़ी ना है, परंतु रतन जी टाटा एक ही ऐसे हैं पूरे इंडिया में। अगर हम और बिजनेसमैन की बात करें तो भाई यहाँ पे बिजनेसमैन में इंडिया में मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, लक्ष्मी मित्तल है, NR नारायण मूर्ति हैं। ये NR नारायण मूर्ति वही है जिनकी इन्फोसिस है। इन्फोसिस जो आज के टाइम में सॉफ्टवेयर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर दे रही है, और इनके भिन्न भिन्न कंपनियां हैं। इन्हीं की ही बेटी का नाम, इनकी जो डॉटर है उनका नाम है अक्षता मूर्ति। ये वही अक्षता मूर्ति हैं, अक्षता मूर्ति ये वही हैं जो कि ब्रिटिश PM ऋषि सुनक की वाइफ है। जी हाँ, श्री नारायण मूर्ति की जो बेटी है अक्षता मूर्ति, वो ब्रिटिश के PM जो ऋषि सोनक है उनकी वाइफ है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे अभी मान लो नारायण मूर्ति के इंग्लैंड में 5 उनकी कंपनियां हैं। भाई अगर वो 4 कंपनियां और खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी डॉटर को बोल सकते हैं कि भाई आप अपने हस्बैंड को बोलो कि भाई थोड़ी मुझे रियायतें प्रदान करें, थोड़ी मुझे चीज़ें एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें, ताकि मैं ईजिली यहाँ पे और कंपनियाँ खोल लूँ। अब आपको समझ में आ रहा है। ये अपनी बेटी को बोलेगी और इनकी बेटी अपने हस्बैंड को बोलेगी कि भाई मेरे पापा हैं वो यहाँ पे ये भी खोलना वो चाहते, तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज कर दो, ताकि वो यहाँ पे और इन्वेस्ट कर पाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से बिजनेसमैनों के द्वारा भी ये जो डिप्लोमेसी है इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और आखिरी में है आनंद मित्तल और आनंद महिंद्रा, आप सभी इनको जानते हो। इसके अलावा और भी भारत में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में उनकी मतलब एक तूती बोलती है। अब हम बात करते हैं कूटनीति ट्रैक 2 की और अन्य उद्देश्य। भाई वो तो सारे तो थे भाई, 5-6 तो यहाँ पे आपको बताया मैंने, ये देखो 6-7 तो ये रहे। इसके साथ साथ आप चाहो तो ये भी पॉइंट उतार सकते हो। यह एक स्वतंत्र नीति है भाई, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। यह मध्यस्थता, वार्ता और समाधान ना होने पर ट्रैक 2 उचित रूप से कार्य करती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर जिस मुल्क में भारत की विदेशी मंत्रालय के द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा, उस मुल्क में भारत के उद्योगपतियों के द्वारा समाधान करने की कोशिश की जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, अब जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के जो भारत में जो भारत की व्यक्ति या जो भारत के लोग या जो वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ मतलब प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तो भारत की अगर विदेशी नीति वहाँ पे कार्य नहीं कर पा रही, तो भारत के जो व्यापारी है, जो भारत के व्यापारियों की चीज़ें वहाँ पे जाती है, या तो उनकी कीमतें वो बढ़ा
देंगे, या तो वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को भेजने से मना कर देंगे, या तो वो वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्रियाँ वो उनको बंद करने की कोशिश करेंगे, जिससे पाकिस्तानी लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी मेडिसिन था, कोविड के टाइम पे मेडिसिन है, या आज भी वहाँ पे जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो काफ़ी नामात्र की है, और जो है भी वो उनके प्राइस काफ़ी हाई है, क्योंकि भारत के जो बिजनेसमैन है उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन देना मना कर दिया, क्योंकि पहले के ही जो पेमेंट नहीं आई है और पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है। तो ये अपनी कूटनीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यह जो ट्रैक 2 होते हैं, यह नीति निजी लोगों के द्वारा चलाई जाती है। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, साथ के साथ धार्मिक संगठनों के द्वारा। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम जी के जो सचिव है, जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी इंग्लैंड पे जाते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क में वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे वो हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हैं, हिंदुत्व की बातें करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स क्या है, वहाँ पे भी अंग्रेज भी उनके चाहने वाले हैं, अंग्रेज भी उनके अनुयायी हैं। भारत में बहुत से ऐसे धर्म गुरु हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी फेमस हैं काफ़ी फेमस है। आप इस्कॉन की ही बात कर लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो काफ़ी फेमस है। मतलब धार्मिक गुरुओं के द्वारा भी विदेशों में जाके उन लोगों को प्रभावित किया जा रहा है कि भाई आप भारत की कल्चर को अपनाओ, भारत को अपनाओ, ताकि भारतीय हित बने, राष्ट्रीय हित बने। अब आपको समझ में आ रहा है। और ये अपने विचारों में ये स्वतंत्र होते हैं, तथा जो ये धार्मिक गुरु होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मुद्दों पर समुदाय और परिवार को प्रभावित करते हैं। अगर धार्मिक गुरुओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बिजनेसमैन है उनके माध्यम से अगर राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की कोशिश की जाए तो काफ़ी जल्दी बढ़ने की उम्मीद की जाती है। इसी के साथ साथ देखा गया है कि इनका निर्वाचन क्षेत्रों पर खोने का डर नहीं होता। भाई ये जैसे आनंद मित्तल है या श्री रतन जी टाटा है, ये चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं, तो इनको जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये अपना कार्य करते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ इनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये शांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ इस कूटनीति की कुछ आलोचना भी है। अब आलोचना क्या है भाई, आलोचना की बात करते हैं, इसकी बुराइयाँ। इनके पास सीमित संसाधन है। भाई सिंपल सी बात है, अभी जो कि तुर्क में अभी एक हादसा हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टेंट, मतलब बहुत जल्दी अपने जहाज़ को भेजा, अपने लोगों को भेजा, इंडियन आर्मी को भेजा, और वहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे, जो भूकंप में जो दबे हुए लोग थे, उन पे कार्य करने की कोशिश करी। अगर आप चाहो तो आप ऐसे कार्य कर सकते हो? आप खुद मुझे बताओ, अगर कहीं किसी मुल्क में आपदा आती है और आप अपने पर्सनल लेवल पे चाहो तो इतना कार्य कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी सीमित क्षमता है और आपके सीमित कार्य हैं, इसीलिए। इसके साथ साथ बहुत अधिक अगर आप करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत अधिक समय लग जाता है। भाई भारतीय लोगों ने भी दिल खोल के तुर्क के लोगों के लिए सामान भेजा, उनके लिए सामग्री भेजी, लेकिन उसमें टाइम लगा। उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सामग्री के थ्रू वहाँ के लोगों की, वहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प करी। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय लोगों ने नहीं करी। भारतीय लोगों ने तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन भारतीय लोगों ने दिल खोल के मतलब वहाँ पर सामग्री भेजने की कोशिश करी। इतनी सामग्री भेजने की कोशिश करी कि जो यूक्रेन का जो दिल्ली में एम्बेसी है, वहाँ पे सामान रखने की जगह ही नहीं बची, और ये केवल और केवल दिल्ली के लोगों के द्वारा हुआ। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सामान से यूक्रेन भर जाता जी पूरा। अब हम बात करते हैं आवश्यक संसाधनों की कमी। भाई ट्रैक 2 नीति की आलोचना है कि भाई आवश्यकता हमारे पे संसाधन नहीं होते, इसलिए ये कूटनीति इतनी सफल या कारगर नहीं साबित होगी, और यह कूटनीति जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। भाई जैसे सिंपल सी बात है, अगर श्री रतन जी टाटा या मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी अमेरिका में अपने प्लांट को बंद कर दे, अपनी कंपनी को बंद कर दे, तो वहाँ के लोगों का जो रोजगार है वो छीन जाएगा। क्या भारत के ये जो व्यापारी उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मानना भाई मेरी कंपनी है, मैं क्या इसे चलाऊँ, क्या बंद करूँ? आप होते कौन हो? ओनर में हूँ, मालिक में हूँ। जब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं वहाँ पे क्यों कंपनी को चलाऊँ? लेकिन वहाँ के लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ,
अगर यही ट्रैक 1 की नीति के अनुसार किया जाता, अगर राजनेताओं के द्वारा, एम्बेसडरों के द्वारा किया जाता, तो भारत की जनता इनसे सवाल जवाब करती कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, वो आपके थ्रू ही हुआ है ना। तो इसी के साथ साथ राजनीतिक शक्ति का अभाव, इनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती और संगठनों के समन्वय में कमी, इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एनजीओ होते हैं, जो इनके संगठन होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते कि इंस्टेंट मतलब कार्य कर सके। यार आप कमेंट जरूर कर दो, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, कमेंट जरूर कर दो। बस 2 मिनट की वीडियो, ज़्यादा 5 मिनट की हो रहा है और समाप्त हो जाएगी। मैं 1 घंटे से बिना पंखे में, बिना फैन, बिना कूलर एसी के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यार देख तो सकते हो इतनी सड़ी गर्मी में भी। अब हम बात करते हैं मल्टी ट्रैक कूटनीति। भाई अभी आपने 2 प्रकार की कूटनीति की बात करी, अब हम बात करते हैं मल्टी ट्रैक कूटनीति। मल्टी ट्रैक कूटनीति, डायमंड महोदय और मैकडोनल्ड महोदय ने ये बोला कि भाई इन 2 कूटनीति के अलावा भी अन्य कूटनीति है। इन्होंने 1996 में ये बताया कि भाई और भी कूटनीति होती है जिनको मल्टी ट्रैक कूटनीति के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5 ऐसे उनका मानना था 9 प्रकार की होती है। अगर हम ट्रैक 3 की बात करते हैं तो वाणिज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, व्यापार के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की जाती है, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता संचार के द्वारा मैत्री संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है और शांति निर्माण बनाने की कोशिश की जाती है। उनका मानना था वो 2 तो है ही, साथ ही साथ इनके द्वारा भी की जाती है। बेसिकली इन दोनों ने क्या करा है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के जो मेन पॉइंट थे उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है, बस और कुछ नहीं करा। अब हमने देखा ट्रैक 4, अब जैसे ट्रैक 3 में व्यापार आ गया, वाणिज्य आ गया, अब मित्रता आ गया। अब ट्रैक 4 में क्या हुआ, व्यक्तिगत भागीदारी आ गई, निजी स्वच्छित एनजीओ आ गए और नागरिक शांति प्रक्रिया आ गई। ये ट्रैक 4 के आगे, मतलब इस नीति के द्वारा व्यक्तिगत भागीदारी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने की कोशिश की जाती है इत्यादि। इनके द्वारा ट्रैक 5 में क्या है, अनुसंधानों के द्वारा, प्रशिक्षणों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा, हॉस्पिटलिटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। भाई आज भारत के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूक्रेन पर, जो कि विदेशों में पढ़ने जाते हैं। आज बहुत सारे विदेशी ऐसे जो कि भारत में पढ़ने आते हैं, है ना। तो उनके माध्यम से भी कूटनीति बनाने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट है ट्रैक 6, इसमें निःशस्त्रीकरण है, मानव अधिकार है, सामाजिक न्याय द्वारा, पर्यावरण शांति निर्माण के द्वारा, मानव अधिकारों के द्वारा, पर्यावरण न्याय के द्वारा, पर्यावरण में जो समस्या पैदा हुई है उसको एक साथ सुलझाने के द्वारा भी कूटनीति बनाई जाती है। तो आपने देखा किस प्रकार से 6 ट्रैक अब कूटनीति की हमने चर्चा करी। अगर हम 7वीं की बात करते हैं तो धर्म में विश्वास के द्वारा, धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा, धार्मिक समुदायों के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में परिवर्तन किया जाता है, शांति निर्माण की जाती है, संघर्ष को समाधान किया जाता है और समय समय पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दिया जाता है। ट्रैक 8 में क्या है, संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, वित्तीय पोषण, जैसे यहाँ पे श्रीलंका को अभी वित्तीय पोषण प्रोवाइड किया, तुर्क को संसाधन प्रोवाइड करें। ऊपर यहाँ पे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा या भारत के बहुत सारे धर्म गुरुओं के द्वारा वहाँ पे मीटिंग की, वहाँ पे सम्मेलन किए जाते हैं। अगर हम ट्रैक 9 की बात करें और जो आखिरी है, इसमें मीडिया के द्वारा, जैसे अभी आपने न्यूज़ सुनी थी कि चीन में कोविड-19 काफ़ी बुरी तरह से फिर से आ गया है, फलाना ये टिमका ये, या फिर एशिया में ऐसा हो गया या फिर पाकिस्तान में ऐसा हो गया। तो न्यूज़ के माध्यम से भी कूटनीति बनाने की कोशिश की जाती है, या फिर मतलब आप देख सकते हो कि न्यूज़ के माध्यम से किस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना या किस प्रकार से मुद्दों को उठाने की, बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश की जाती है। और सूचना के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप हो गए इत्यादि, और शांति निर्माण करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। शौर्य क्लासेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करो
करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन यार कमेंट कर दो, आपसे विनती है कमेंट ज़रूर करो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, आपकी जो क्वारीज हैं आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। साथ के साथ आपके लिए कुछ कोर्सेज है, अगर आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स दे दिए जाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो तो PDF नोट्स के साथ साथ आपको पूरी बुक की जो जितनी 6 से 8 वीडियो आनी है उसका स्ट्रीमिंग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमसे अपने इस बुक से संबंधित कोई समस्या पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगली वीडियो तक जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।